C6 C12 S22 O11। कार्बन को X मान लो, कार्बन का निकालना है ना, इंटू 12। हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 22, ऑक्सीजन का -2 इंटू 11, नेट 0। सॉल्व करो X की वैल्यू। नहीं आ रहा है? 0 आ रहा है ना? ठीक है। 1 का 4, हाँ 2 बताओ, हाँ 3 का 3 आएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल, तो मेटल के ऊपर चार्ज वही होगा जो K+ के ऊपर है, कैटायन पॉजिटिव, तो बाकी कॉम्प्लेक्स हो गया नेगेटिव। 3 का 3, 4 का 4, 5 3, 6 का 2, 7 3, हाँ 7 3 8, 8 का 7 में फॉर द रिएक्शन है, बेसिक मीडियम है, कोफिशिएंट जिंक नाइट्रेट OH का बैलेंस इक्वेशन में क्या होगा, यही ना। तो देखो जिंक से 0 से +2 में जा रहा है, तो जिंक की वैलेंसी क्या हो गई 2, और नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5 से जा रहा -3 में, तो +5 से -3 कितने का चेंज हुआ, 8 का। तो मतलब नाइट्रेट की वैलेंसी क्या हो गई 8, जिंक की वैलेंसी क्या हो गई 2, क्रॉस कर दो तो 8 चला जाएगा जिंक के पास और 2 जाएगा नाइट्रेट के पास। ठीक है, 8 जिंक के पास, 2 नाइट्रेट के पास। तो बेसिक मीडियम कोफिशिएंट हो गया 8 2, यानी कि 4:1। मिलाओ जरा आंसर। 4:1 कहीं लिखा है? हाँ, थर्ड में 4:1 2 जगह लिखा है। हाँ, तो बाकी वैलेंसी तो खुद से करना होगा। जब इतना हो गया तो रख के बैलेंस कर सकते हो। जब 4:1 मिल ही गया, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 1। हाँ, अब बन रहा है जिंक +2 और अमोनियम है, यही ना है। हाँ, मीडियम क्या है? बेसिक। हाँ, तो बेसिक मीडियम में क्या कहा गया था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा हो उस साइड उतने ही वाटर और ऐड कर दो। हाँ, ऑक्सीजन कितने? हाँ 3, इधर बिल्कुल नहीं है तो इधर 3 वाटर जुड़ जाएगा और उसके जस्ट डबल OH आयन अपोजिट साइड, मतलब 6 OH आयन इधर आ जाएंगे। ऐसे ना कहा था। अच्छा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या कहा था? हाइड्रोजन यहाँ टोटल है 6 हाइड्रोजन और यहाँ है 6 4 10, इधर 10 इधर 6, तो इधर कितने हाइड्रोजन ज़्यादा है? 4। तो जितने हाइड्रोजन ज़्यादा है उतने OH आयन और जोड़ दो, 4 OH और जोड़ दो और उतने ही वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट साइड, 4 वाटर अपोजिट साइड। देखो बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। देखो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 14। इधर देखो 4 6 4 10 और 4 14, है ना। हाँ, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होंगे टोटल? देखो इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिल्कुल नहीं है, इधर है कितना? 6 4 10, तो यानी कि OH की संख्या हो गई 10। तो 10 मैंने चेक करो, क्वेश्चन नंबर क्या था? 7 था ना। हाँ, तो 4 1 10 आ तो गया, थर्ड आंसर आ तो गया। अब करोगे आएगा अपने आप से, पहले आंसर लेके खुद ही सॉल्व करो क्योंकि ये लग जाएगा पेपर पूरा। 7 का 3, 8 का 2, बोलो 8। The ratio of the coefficient of ammonium nitrate, ferrous nitrate, ammonium nitrate in balance reaction। हाँ, इसमें अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन -3 और उधर है नाइट्रोजन का +5। इसमें रिएक्शन गड़बड़ है। अमोनियम नाइट्रेट लेफ्ट साइड, राइट साइड भी अमोनियम नाइट्रेट। हाँ, इसलिए गड़बड़ हो गया, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। रिएक्शन ही गलत लिखा है, छोड़ो उसको, फिर इसको सही करें टाइम लग जाएगा फिर तो। हाँ, छोड़ दो। 9 का 3, 9 का 3, 10 का, हाँ 11 का 3, 11 का 3, 12 का 1, 13, बोलो 1, 13 का 1। करना क्या है?
इसमें ऑक्सीडेशन नंबर तो दिया ही है, ए का +2, बी का 5 और सी का -2 दिया है। तो कोई एक ऑप्शन उठा लो, जैसे हमने ऑप्शन ए उठाया। ए ऑप्शन में क्या है, A3 BC4 होल ट्वाइस। हाँ A3, ए पर कितना चार्ज लिखा +2, तो +2 × 3 कर दो, प्लस बी का चार्ज कितना दिया +5। हाँ बी की संख्या कितनी है 2 × 2 कर दो। सी पे कितना चार्ज दिया -2, संख्या कितनी 4 दूनी 8 और पूरा कंपाउंड क्या है न्यूट्रल, नेट 0। क्या ये सॉल्व करने पे 0 आ रहा है? यदि आया तो ए सही है, नहीं तो बी चेक करो। कोई तो एक आएगा, कोई तो एक आएगा। तरीका ये है सॉल्व करने का। हाँ 1 पहला आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए इसमें। इसका आंसर 1 है। 13 का 1, 14 का 4, 14 का 4, 15 बोलो 15 का 3। Oxidation state of chromium in the final product form the reaction between Ki in acidified potassium dichromate। हाँ डाइक्रोमेट जाएगा +6 से +3 में जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें +3 होना चाहिए। तो +3 आंसर 4 होगा, 4 होगा। 15 का 4, हाँ 15 का 4 ठीक कर लें ज़रा। हाँ एक मिनट। हाँ क्या पता है 14 देखें। हाँ ऑक्सीजन नंबर सल्फर इन NH2SO4 से, यही ना। हाँ इसका स्ट्रक्चर देखो ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है। पहले स्ट्रक्चर बना दें फिर इसके बाद देखो। ये है। हाँ देखो इस सल्फर का +5, इस सल्फर का 0, इसका 0 और इस सल्फर का +5। और एवरेज निकालेंगे, सबका एवरेज निकालेंगे तो 5 5 10, 10 भागे 4, 4 सल्फर आ जाएगा 2.5। ये ऑक्सीजन स्टेट है और ये नंबर है। हाँ कहाँ पे थे हम लोग? 15 का 4 हो गया ना। हाँ 16 का 4, 16 का 4, 17 3, 18 बोलो 2। सबकी आवाज़ नहीं आ रही है, लगाया नहीं है, शीट लाए नहीं है। कल लेके आओ सब लोग फाइनल, कल उसको फाइनल कर दें। लगा के शीट अपनी कॉपी में रख करके तब आना, घर से निकलना। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या निकालना सिखा दिया था ना। हाँ एक क्वेश्चन है जो लगाओ जरा। हाँ हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर। क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर। हाँ स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब मिला करके। हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर।
possible for स्टीरियोआइसोमर। स्टीरियो में क्या आता है? ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। सब गिन के बताओ टोटल कितने आइसोमर बनेंगे स्टीरियो? चौदह। कितने कायरल सेंटर है? हाँ सही बताया, 6 कायरल सेंटर। एक ये कायरल है, हाँ इससे देखो ये डिफरेंट ये डिफरेंट, तो दिस कार्बन इज कायरल। ये कायरल है, हाँ ये भी कायरल है, इससे ये डिफरेंट और ये भी डिफरेंट, ये भी कायरल ये भी कायरल ये भी कायरल ये भी कायरल ये भी कायरल। मतलब 6 कायरल सेंटर और 6 कायरल डिफरेंट और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है। मतलब स्टीरियो सेंटर कितना हुआ? 7। कायरल सेंटर 6, ज्योमेट्रिकल सेंटर 1, तो स्टीरियो सेंटर कितना हो गया? 7। तो फार्मूला होगा 2 का पावर 7 यानी 128। 7 कैसे? ऑप्टिकल में भी 2 का पावर n फार्मूला था और ज्योमेट्रिकल में भी तो 2 का पावर n था, तो फार्मूला दोनों का सेम है। कहाँ 14 और कहाँ 128, कितना फर्क हो गया? ऑप्टिकल सेंटर 6, ज्योमेट्रिकल सेंटर 1 मिला के टोटल स्टीरियो सेंटर 7। तो ज्योमेट्रिकल भी निकाल रहे तब भी 2 का पावर n फार्मूला दिए। कॉपी खोल के देखो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर दिख रहा है कि नहीं? दिस इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। इस कार्बन से डिफरेंट ग्रुप, इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन एक लोन पेयर डिफरेंट, तो दिस इज ज्योमेट्रिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। टोटल सेंटर हो गया 7, 2 का पावर 7, आंसर होगा 128। नहीं आया समझ में? इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये मत समझना कि क्लास कर ली है और हमने कॉपी में नोट कर लिया काम बन जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन लगाना होगा। हाँ सॉरी, हाँ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल D कैपिटल L। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल D कैपिटल L। हाँ एग्ज़ाम में क्या होगा? फिशर प्रोजेक्शन लिखा रहेगा, आप पूछेगा ये कैपिटल D है कैपिटल L है, तो स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल D कैपिटल L। हाँ ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ क्या है? आखिर ये कॉन्फ़िगरेशन लाया क्यों गया? जवाब इसलिए लाया गया क्योंकि जो बायो मालिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अमाइनो एसिड्स हैं, इसमें कायरल सेंटर ज़्यादा होते हैं। जैसे ग्लूकोज कायरल सेंटर कितना था? 4 और आइसोमर बने से 16। तो जब किसी बायो मालिक्यूल्स के ज़्यादा आइसोमर बन जाते हैं तो उन आइसोमर को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उन आइसोमर की एक पहचान देने के लिए हम उसको रिलेट करते हैं उसके स्टैंडर्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ जिससे वो बन के आया है, जिससे वो डेराइव हुआ है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनो, ये सब ग्लिसरॉल्डिहाइड से ही बने हैं। इनकी ओरिजिन हुई है ग्लिसरॉल्डिहाइड से। अब क्वेश्चन है कैसे? तो ये सब बायो मालिक्यूल पढ़ाया जाएगा कि कैसे ग्लूकोज बना है ग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से कैसे ग्लूकोज बना ये तो बताया जाएगा बायो मालिक्यूल्स में। एक नाम है किलियानी फिशर सिंथेसिस, जिससे बनता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। तो देखो सामने, चूँकि सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल्डिहाइड से ही बने हैं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या हो गया? पेरेंट्स हो गया। इन सब का पेरेंट जो कि स्टैंडर्ड है, जो कि एक रेफरेंस कंपाउंड है, और उसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम सबको रिलेट कर लेते हैं और बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन।
बात समझो, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक ही नाम करके 2 बच्चे आ गए, तो उन नाम को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ऑफिशियली उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए उनके नाम के साथ उनका पेरेंट्स नेम जोड़ दिया जाता है ना, होता है ना। एक ही क्लास में 2 नाम के 2 बच्चे बैठे हैं, तो उनको डिस्टिंग्विश करना ना ऑफिशियली, तो उनके नाम के साथ पेरेंट्स नेम को जोड़ा जाता है ना, ताकि उनकी अपनी पहचान बने। तो उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, कई आइसोमर बन रहे हैं, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनकी अपनी पहचान देने के लिए हम उनको रिलेट करते हैं उनके पेरेंट्स के साथ, जिससे वो डिराइव्ड हुआ है, जिससे बना है। और सारे कार्बोहाइड्रेट बने किससे हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या हो गया? एक रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जिसका स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन ये है। ये फिशर प्रोजेक्शन है ग्लिसरॉल्डिहाइड का। फिशर प्रोजेक्शन लिखने का एक तरीका ये भी है कि जो ग्रुप ज़्यादा ऑक्सीडाइजेबल होता है वो हमेशा वर्टिकल के टॉप पर होना चाहिए, वर्टिकल लाइन के टॉप पर, और जो मेन कार्बन की चेन है वो वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए। फिशर प्रोजेक्शन लिखने का एक तरीका है। क्या ये लाइन हम लिखवाए थे क्लास में? तो पहले नोट करो, नहीं लिखवाए तो देखो, फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉन इन सच ए वे, Fisher projection drawn in such a way, Fisher projection drawn in such a way, the long carbon main chain, the long carbon main chain on vertical line, the longest carbon main chain on vertical line, and highly oxidizable functional group at the top. Highly oxidizable functional group at the top of vertical line. Highly oxidizable functional group at the top of vertical line. ठीक है, ये है फिशर प्रोजेक्शन लिखने का तरीका। इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन लिखा जाता है। पिछली क्लास में हमने ये तो बताया होगा ना कि फिशर प्रोजेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या इंडिकेट करती है? इस लाइन पर कोई भी ग्रुप है वो टुवर्ड द ऑब्जर्वर होगा, और वर्टिकल लाइन पर कोई भी ग्रुप है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा, और सेंटर कार्बन को दिखाया नहीं जाता, सेंट्रल कार्बन को दिखाया नहीं जाता। ये फिशर प्रोजेक्शन लिखने का एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये भी है, साथ में ये भी बात है कि जो मेन कार्बन की चेन होगी वो वर्टिकल लाइन पर आ जाएगी, और जो ग्रुप ज़्यादा ऑक्सीडाइजेबल है वो वर्टिकल लाइन के टॉप पर होना चाहिए। अच्छा, मन में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा ऑक्सीडाइजेबल है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो जवाब देखो क्या है, किसी भी एल्केन का तुम ऑक्सीडेशन करो तो पहले अल्कोहल बनता है, फिर ऑक्सीडेशन करो तो एल्डिहाइड बनता है, फिर ऑक्सीडेशन करो तो एसिड बनता है, और यदि फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया तो CO2 बन जाएगा, यानी कि कंबशन हो गया, मतलब जल के राख हो गया, हाइड्रोकार्बन खत्म, कंबशन। ये है ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान से, यहाँ अल्कोहल भी और एल्डिहाइड भी है, तो बताओ एल्डिहाइड अल्कोहल से ज़्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है ना, इसलिए एल्डिहाइड को वर्टिकल के टॉप पर रखा गया। मान लो इसी में कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो, जो कि एल्डिहाइड से भी ज़्यादा ऑक्सीडाइजेबल है, तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ टॉप पर रखना चाहिए। ये बात सबको समझ में आई कि जो ग्रुप ज़्यादा ऑक्सीडाइज है उसको वर्टिकल के टॉप पर रखना है। ऑक्सीडाइज कौन ज़्यादा है? सामने दिख रहा है, ये एसिड ज़्यादा ऑक्सीडाइज है एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड ज़्यादा ऑक्सीडाइज है अल्कोहल से, और अल्कोहल ज़्यादा ऑक्सीडाइज है एल्केन से। बोलो क्लियर? तो ये है फिशर प्रोजेक्शन लिखने का तरीका। अब उसी तरीके के अनुसार ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। इसमें देखो CHO टॉप पर रखा गया, कार्बन की सबसे लंबी चेन मेन चेन को वर्टिकल लाइन पर रखा गया। अब उसके बाद OH ग्रुप राइट साइड दिख रहा है, राइट साइड दिख रहा है, तो ऐसे केस में इसको हम कहेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और यदि यही OH लेफ्ट साइड आ गया, मतलब इसी का मिरर इमेज बना दिया जाए, तो इसको हम कहेंगे
L ग्लिसरॉल डिहाइड। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, चाहे ग्लूकोज है, रेबिनोज है, ये सब इसी से ही बन के आए हैं। इसलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड ये कार्बोहाइड्रेट का पेरेंट्स है, रेफरेंस है, स्टैंडर्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जिसको हमें याद रखना है। इसको याद कर लो, ये पेरेंट्स है तुम्हारा। इसको याद कर लो। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तो पेरेंट्स मान लो इसको ना, क्योंकि काम देगा तुम्हारे ना, जो काम दे तुम्हारा पेरेंट्स है। दिस इज स्टैंडर्ड, लोगों दिस इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दिस इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। This is the standard reference optically active compound glyceraldehyde। अब जैसे मान लो डीग्लिसरॉल्डिहाइड से हमने कोई कंपाउंड बनाया, जैसे कोई ग्लूकोज हमने डीग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाया, तो वो भी डी सीरीज ही रहेगा। यदि हमने एल से स्टार्ट किया, इससे स्टार्ट किया, तो वो एल ही रहेगा। मतलब रिएक्शन के दौरान उसके रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो, बात समझ में आई? हाँ, इसमें हमने ये घेरा क्यों है, इसको देखो, हमने इसको घेरा क्यों है। ये घेरने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम जिस कार्बन से रिलेट कर रहे हैं, OH राइट साइड तो D, लेफ्ट साइड तो L, तो आखिर हम किस कार्बन से रिलेट करेंगे? तो जब आप जो अंतिम कायरल कार्बन होगा, उस मॉलिक्यूल का चेन का सबसे लास्ट कायरल कार्बन होगा, उस लास्ट कायरल कार्बन से ही रिलेट करना है हमको, सबके साथ नहीं। जैसे किसी मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज की बात करते, चलो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, यह है ग्लूकोज, उसमें कई कायरल कार्बन है, CH OH CH OH 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखो, इसमें कायरल कार्बन कितने, 1 2 3 4। तो इसमें सबसे अंतिम लास्ट कायरल कार्बन कौन है? जवाब ये। क्यों इसको हमने लास्ट बोला? क्योंकि CHO ग्रुप का महत्व ज़्यादा होता है एल्कोहल से, एल्डिहाइड का महत्व ज़्यादा होता है। IUPAC प्रातिशन में बताया था ना, एल्डिहाइड का महत्व ज़्यादा एल्कोहल से। तो ये हो गया, मॉलिक्यूल का सर हो गया, ये पैर हो गया। तो सबसे अंतिम कायरल कार्बन जो है वो ये है। तो इस लास्ट कायरल कार्बन से ही हम रिलेट करेंगे। यदि लास्ट कायरल का OH राइट साइड है, ये S लेफ्ट साइड हुआ, तो हम कहेंगे D है। और इसको उलट दें तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। मतलब जब भी रिलेट करना है तो अंतिम कायरल कार्बन से ही रिलेट करना है, बीच वाले से, ऊपर वाले से नहीं। हाँ, यदि हमने फर्स्ट कार्बन से रिलेट कर दिया, मान लो, तो एनोमर हो जाएगा। एनोमर, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, नाम सुना है एनोमर। वो भी आएगा आगे चल के, वो बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाएंगे। जब फर्स्ट कायरल कार्बन से रिलेट करते हैं तो एनोमर बोलते हैं, और लास्ट कायरल कार्बन से रिलेट करते हैं तो बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको घेरने का मतलब समझ में आया कि उस कार्बन से बात कर रहे हैं जो CH2OH के नज़दीक हो और CHO से दूर हो। CHO से दूर और CH2OH के नज़दीक, तो CH2OH के नज़दीक यही ना है। हाँ, इससे रिलेट करना है। नोट करो, इन दिस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इन दिस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इन दिस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन वी कैन रिलेट, in relative configuration we can relate configuration about last, we can relate configuration about last but one, we can relate configuration about last but one, last but one asymmetric carbon, we can relate configuration about last but one एसिमेट्रिक कार्बन। ये लाइन समझ में आई? इसको जो मैं घेरा है, इसका मतलब बताया, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी कंपाउंड से रिलेट करेंगे तो उसके अंतिम कायरल कार्बन से ही इसको रिलेट करेंगे। यदि अंतिम कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच कर गया, इससे, तो कहेंगे D है, और इससे मैच कर गया तो L।
मतलब राइट साइड है OH तो D, लेफ्ट साइड है तो L। और इसका यूज़ हमको करना कहाँ है, मेनली वही करना है जहाँ कायरल कार्बन ज़्यादा हो, ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या ज़्यादा हो। और ये मिलता कहाँ है, बायोमॉलिक्यूल्स में, अमाइनो एसिड्स में। नोट करो, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन is commonly used to assign, the relative configuration is commonly used to assign the stereochemistry of, is used to assign the stereochemistry of carbohydrate and amino acids. The relative configuration is commonly used to assign the stereochemistry of carbohydrate and amino acids. इसका यूज़ हम लोग करेंगे कार्बोहाइड्रेट में और अमाइनो एसिड्स में। क्यों, ऐसा ही क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कायरल कार्बन ज़्यादा होते हैं, तो जब एक ही मॉलिक्यूल में कई कायरल कार्बन होंगे तो निश्चित ऑप्टिकल आइसोमर संख्या बढ़ जाएगी ना। जैसे ग्लूकोज में 4 कायरल थे ना, बोलो, तो ऑप्टिकल आइसोमर संख्या कितनी आई थी? 2 का पावर 4 कितना है? 16, बोलो, आया था ना। तब 16 आइसोमर को डिस्टिंग्विश करना होगा, उनकी अपनी पहचान देनी होगी। तो उनको अपनी पहचान देने के लिए हम उनको रिलेट कर देंगे उनके स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, कैपिटल डी और कैपिटल एल। हाँ, जिस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच कर गया उसको कहेंगे डी गेसल डी, और जिसका इससे मैच कर गया एल। मतलब OH राइट साइड है तो D और लेफ्ट साइड है तो L। लेकिन ध्यान रखना, OH राइट साइड है और लेफ्ट साइड है देखने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि वो फिशर प्रोजेक्शन सही है कि नहीं। मतलब जो ग्रुप ज़्यादा ऑक्सीडाइजेबल है वो टॉप पर होना चाहिए। एग्जामिनर क्या करेगा, सर नीचे पैर ऊपर कर देगा, और जब सर नीचे पैर ऊपर करेगा तो यही OH किधर आएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और तुम लेफ्ट दे करके L पे टिक मार दोगे। नहीं समझ में आया? पहले उसका सर ऊपर पैर नीचे करो ना। पहले आदमी सीधा तो खड़ा करो, सिरासन करके खड़ा दे देगा आदमी तुमको, और तुमको सीधा करो। पहले इसको सीधा करने के बाद फिशर प्रोजेक्शन में लाने के बाद तब देखो OH राइट साइड है तो D और लेफ्ट साइड है तो L। बोलो, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, देखो CH3 COOH OHH मान लो दे दिया ऐसे। चलो कह रहा है, बताओ कैपिटल D कि कैपिटल L है? अब बताओ, इसका सर नीचे पैर ऊपर है, तो पहले इसको सीधा तो करो, घुमा दो पेपर पे, पूरा 180 घुमा दो। घुमाने के बाद क्या होगा, इसका सर ऊपर पैर नीचे आ जाएगा, हाँ, फिर OH किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड। यानी सही आंसर हुआ कैपिटल L। पहले फिशर में लाओ, फिर उसके बाद रिलेट करो स्टैंडर्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ। बोलो, बात समझ में आया? हाँ, एक चीज़ और देखना, जब मान लो अमाइनो एसिड का केस आता है, अमाइनो, उसमें क्या था, अमाइनो एसिड, तो एसिड तो रहेगा ही लेकिन साथ में क्या रहेगा, अमाइनो। तो ऐसे केस में क्या होगा, जहाँ OH वहाँ NH2 हो जाएगा। तब तो तुम किससे रिलेट करोगे, NH2 से करोगे रिलेट, अमाइनो से रिलेट करोगे। नहीं समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट में OH से रिलेट करना है और अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप से रिलेट करना है। जैसे तुम्हारे सामने रख दिया ये कंपाउंड COOH CH3 NH2H, हाँ, ये एलानीन है, एलानीन। अब ऑप्शन देगा D एलानीन, L एलानीन, क्या होगा ये? हाँ, बता, NH2 लेफ्ट साइड है तो दिस इज द L एलानीन। नहीं समझ में आया? इस तरह से। अच्छा, दूसरी बात, मान लो कोई डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तुमने इसका कन्वर्जन किया, कन्वर्जन करके हेक्सोस बनाया, इसी से इसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन, इसको बोलता है ट्राइओस। 3 कार्बन बोलते हैं ट्राइओस, 4 है टेट्राओस, पेंटोस, हेक्सोस। तो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड से हम जो भी हेक्सोस बनाएंगे, जो भी पेंटोस बनाएंगे, वो डी ही रहेगा, और यदि इससे हमने बनाया तो एल ही रहेगा। बात समझ आएगी नहीं? मतलब रिएक्शन के दौरान उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। नोट करो, एनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड can be prepared या converted to
any optically active compound can be prepared or converted to any optically active compound can be prepared or converted to glyceraldehyde. From diglyceraldehyde, any optical active compound can be prepared or converted to diglyceraldehyde. Will have deconfiguration. Will have deconfiguration. Will have deconfiguration. ये लाइन समझ में हमने क्या लिखवाया कि कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड तुमने बनाया है ग्लिसरॉल्डिहाइड से या उसको तुमने ग्लिसरॉल्डिहाइड में बदला है तो निश्चित वो, और किसी डीग्लिसरॉल्डिहाइड में बदला, मतलब तुमने उसको डीग्लिसरॉल्डिहाइड में बदल दिया तो निश्चित वो डी होगा। नहीं समझ में आया? कोई भी तुमने कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड तैयार किया है डीग्लिसरॉल्डिहाइड से, तो तुमने डीग्लिसरॉल्डिहाइड से स्टार्ट किया है तो निश्चित जो मोनोसेक्राइड बनेगा पेंटोस हेक्सोस वो डी ही रहेगा। या तुमने हेक्सोस को कन्वर्ट कर दिया, डी हेक्सोस को कन्वर्ट किया है ग्लिसरॉल्डिहाइड में, तो स्टार्ट तुमने डी से किया है ना, तो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा वो भी डी रहेगा। मतलब तुम चाहो तो ट्राइओस से हेक्सोस तक जा सकते हो और हेक्सोस से ट्राइओस भी आ सकते हो। अब कैसे होगा ये तुम लोग को बताएंगे बायोमॉलिक्यूल्स में। बढ़ाने के लिए होता है क्लियानी फिशर सिंथेसिस, और घटाने के लिए होता है रफ डिग्रेडेशन। जैसे हेक्सोस से लाना ट्राइओस, 6 कार्बन से 3 कार्बन घटाना है तो उसके लिए रफ डिग्रेडेशन, और 3 कार्बन से 6 कार्बन जाना है बढ़ाना है तो उसके लिए क्लियानी फिशर सिंथेसिस है। अब ये रिएक्शन तुम लोग को बायोमॉलिक्यूल में बताया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना रिएक्शन के दौरान कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तुम डी से स्टार्ट करोगे तो डी ही पाओगे, एल से स्टार्ट करोगे तो एल पाओगे। बोलो बात समझ में आया? रिएक्शन के दौरान कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो वही लिखा है हमने, एनी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड और कन्वर्टेड टू डीग्लिसरॉल्डिहाइड विल हैव डी कॉन्फ़िगरेशन एंड वाइस वर्सा, उसका उल्टा कर दो। मतलब एल से स्टार्ट किया तो एल मिलेगा, डी से स्टार्ट किया तो तुम्हें डी मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? और इसमें जो हम कैपिटल डी और एल की जो बात कर रहे हैं, इस कैपिटल डी एल का पोलारीमीटर के साइन से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। ये मत समझना कि कोई डी ग्लूकोज है तो निश्चित प्लेन पोलराइज को रोटेट क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं है। वो डी प्लेन पोलराइज को एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। कैपिटल डी कैपिटल एल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का पोलारीमीटर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। पोलारीमीटर का साइन एक्सपेरिमेंटल है और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ये थ्योरेटिकल है। नहीं समझ में आया? नोट करो, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज नो डायरेक्ट relationship between the capital T capital L configuration. There is no direct relationship between capital D capital L configuration with sign of rotation of plane polarized light, with sign of rotation of plane polarized light, with the sign of rotation of plane polarized light, with the sign of rotation of plane polarized light। ठीक है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का पोलारीमीटर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। पोलारीमीटर में जब क्लॉकवाइज रोटेट करता है बोलते हैं डेक्स्ट्रो स्मॉल डी, और यदि कंपाउंड रोटेट किया प्लेन पोलराइज को एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बोलता है लीवो स्मॉल एल। लेकिन आगे जब रिलेटिव आ गया, रिलेटिव कैपिटल डी कैपिटल एल आ गया तो प्लस डी को प्लस कर दिया गया और एल को माइनस। लेकिन याद रखना इस कैपिटल डी का इस पोलारीमीटर के साइन से कोई रिलेशन नहीं है, ये थ्योरेटिकल है और ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है। बोलो बात समझ में आया? तो ये है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, वही रखते हैं सामने सबके, लगाओ जरा क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो
हाँ CHO, CH2OH, H H OH OH। मतलब ऐसे 4 ऑप्शन बना के रखा था, इसी तरह 4 ऑप्शन बना दिया था और फिर इसको रिलेट करना था। रिलेट कैसे करना था देखो सामने, इसमें कैपिटल D के साथ इरिथ्रो, ठीक है, कैपिटल L के साथ इरिथ्रो, कैपिटल D के साथ थ्रियो, कैपिटल L के साथ थ्रियो। मतलब ऑप्शन बना बना के दे रहा है। मतलब तुमको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी बताना है और इरिथ्रो थ्रियो भी बताना है। हाँ पहले इसको बताओ। अब बताओ, इसमें तो लास्ट कैरल ये है ना, हाँ ये लास्ट कैरल है, तो इसका OH बताओ किस साइड है, राइट साइड है, मतलब इसके साथ मैच कर रहा है देखो, मतलब ये हो गया D। अब बताओ इसमें दोनों सेम साइड है फिशर प्रोजेक्शन में, तो नाम रख दिया इरिथ्रो, तो ये हो गया वास्तव में D इरिथ्रो, D इरिथ्रो। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा इसमें देखो लास्ट कैरल का OH लेफ्ट साइड है, मतलब ये L हो गया। अब OH अब अपोजिट पोल पे दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, थ्रियो, तो इसका नाम हो गया L थ्रियो। तो इरिथ्रो थ्रियो तो बता ही चुके हैं, आज DL भी बता दिया। क्वेश्चन इस तरह से आता है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा देखो सामने, क्वेश्चन आएगा इस तरह से, जिसमें ग्लूकॉन D लिखा, ग्लूकॉन D लिखा, कैपिटल D होता है उसमें। हाँ ग्लूकॉन D का स्ट्रक्चर देखो, यह है D प्लस ग्लूकोज, ये है D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसमें 6 कार्बन है, जिसमें कायरल कार्बन है टोटल 4, 1 2 3 4 कार्बन कायरल है। क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, D प्लस ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ L प्लस ग्लूकोज। सुन लिया सबने, नोट करो, क्वेश्चन नोट कर लो। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज, क्वेश्चन नोट कर लो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ L प्लस ग्लूकोज। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ L प्लस ग्लूकोज। हाँ बना लिया सबने, हाँ मिलाओ सब लोग। D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, तो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ L प्लस ग्लूकोज। करना क्या है, कर लिया सबने। हाँ क्या करना है, जो अंतिम कैरल है लास्ट कैरल का OH को उलट देना है बस। इस समय ये राइट है तो कैपिटल D, अब देखो ये लेफ्ट हो गया तो L, तो बस करना क्या है, L प्लस ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें H इधर आएगा और OH इधर आएगा, बाकी कार्बन को डिस्टर्ब नहीं करना। हो गया आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा। अच्छा फिर क्वेश्चन आएगा, लिख लिया इसको, आगे बढ़े। हाँ फिर क्वेश्चन आएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज इज दिस, ये लिखा है सामने ना, द स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज इज दिस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ L माइनस ग्लूकोज। क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज इज दिस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ L माइनस ग्लूकोज। ये D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ L माइनस ग्लूकोज। सोच लिया,
जब सोचो ये प्लस है ये माइनस है। अब पता है प्लस माइनस क्या होता है इनेंशियोमर, पता है ना प्लस माइनस क्या, ये डेक्स्ट्रो ये लीवो, और ये डेक्स्ट्रो लीवो क्या है इनेंशियोमर, और इनेंशियोमर सॉरी पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विच आर मिरर इमेजेस बट डज नॉट सुपरिम्पोज। बस करना क्या, इसका मिरर इमेज बनाना है। तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा, इसका मिरर उधर बना देते हैं, यहीं बना देते इस जगह पर। इसका मिरर इमेज ऐसा होगा। देखो इसका मिरर इमेज ऐसा होगा कि नहीं। तो जब ये प्लस है तो निश्चित माइनस हो गया। अच्छा और देखो इसमें लास्ट कायरल कॉवेज राइट साइड है, इसका लास्ट कार्बन कॉवेज, तो ये हो गया एल, एल माइनस हो गया, डी प्लस का था एल माइनस का ये हो गया, यानी एल माइनस ग्लूकोज। बाकी तो सब कुछ सेम ही है, फार्मूला सेम। नहीं समझ में आया, फर्क है ना। डी प्लस से एल प्लस ग्लूकोज, अब डी प्लस से एल माइनस ग्लूकोज। क्लियर हुआ। ऐसे ही ग्लूकोज के लिए तो कोई दूसरा मोनोसेक्राइड दे देगा, फ्रुक्टोज, रेबिनोज, मैनोज, कोई भी दे करके क्वेश्चन पूछ देगा। या कोई फिशर ऑपरेशन लिखा रहेगा, पूछेगा कैपिटल डी कैपिटल एल, स्मॉल डी स्मॉल एल। तो स्मॉल डी स्मॉल एल तो तुम निकाल ही नहीं सकते हो, तो एक्सपेरिमेंटल है। अब आंसर कैपिटल डी और कैपिटल एल में होगा। तो देखो वो फिशर में है कि नहीं, फिशर में है तो OH राइट साइड कैपिटल डी, OH लेफ्ट साइड कैपिटल एल। और ये अमाइनो एसिड है तो NH2 राइट साइड कैपिटल डी, NH2 लेफ्ट साइड कैपिटल एल। क्योंकि ये केमिस्ट्री ये कंसेप्ट बायो कार्बोहाइड्रेट में भी लागू होगा, अमाइनो एसिड में भी लगेगा। बोलो बात करो हमसे, मेरा काम हो गया। हमने अपना कंसेप्ट सुना दिया, अब क्वेश्चन आ जाएगा, आगे चेक कर लेना, या पूछना तो पूछ लो। हाँ बोलो बोलो। 180 रोटेट कैसे, कैसे रोटेट करें, पेपर पे। हाँ पूरे स्ट्रक्चर को पेपर पे घुमाना है ना, पेपर पूरा 180 घुमा देंगे, ठीक है। हाँ चलो, तुमने मालिक्यूल को 180 घुमा दिया ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा पूरा। और जब तुम इसको ऐसे घुमा रहे हो तो ये सारे ग्रुप लेफ्ट हो जाएंगे, ये सब ग्रुप राइट चला जाएगा, यही ना। हाँ तो कायरल सेंटर कहाँ होगा, वो तो जहाँ कायरल सेंटर हो तो वही रहेगा ही रहेगा। बस ये कायरल सेंटर नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, सब उलट जाएगा, नीचे और ऊपर, ऊपर और नीचे। मतलब तुमने क्या किया इस समय, क्या सर ऊपर पैर नीचे है, और तुमने क्या करते हैं पैर ऊपर सर नीचे। तो ऐसे केस में हम जब रिलेट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, पैर वाले साइड से। मतलब जहाँ CH2OH हो तो CH2OH यहाँ है, इस समय यहाँ है, तो यहाँ से करेंगे। जब उलट के ऊपर चला जाएगा तो हम यहाँ वाले से करेंगे, तब इससे रिलेट करेंगे। हमेशा हमने क्या लिखवाया है, वी कॉपी में लिखा है देखो, वी कैन रिलेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट बट वन एसिमेट्रिक कार्बन। जो सबसे अंतिम कायरल कार्बन हो, केवल उसी एक कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को ही रिलेट करना है ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ। यही ना लिखवाया है ना कॉपी में। हाँ हो गया समझ में। हाँ और बोलो। फिर से बोलो, डी प्लस से एल प्लस। हाँ डी प्लस से एल प्लस। हाँ तो ये डी प्लस से एल प्लस बनाओगे ना, बाकी सब कुछ वही रहेगा, केवल लास्ट कायरल का ही उल्टेगा बस। एल प्लस का मिरर भी बनाएंगे तो एल प्लस का देखो बना ही देते हैं, साफ साफ बना ही देते हैं। ये हो गया OH, यहाँ H हो गया। अब इस समय क्या हो गया, ये एल प्लस हो गया। हाँ अब बोलो, बना दिया, चलो बने। अब इसका मिरर में ये हो गया ना, बाकी सब तो वही रहेगा। हाँ इसका, हाँ यहाँ OH रहेगा, बाकी तो सब वही रहेगा। हाँ अब तुम क्या करना चाहते हो, ये क्या होगा,
हाँ इसका OH राइट साइड चला गया। हाँ अब ये D हो गया। अब बाकी में कोई चेंज नहीं है। ये इस समय लेफ्ट है ना, तो ये L है। अब ये राइट चला गया तो क्या हो गया, D हो गया। हाँ प्लस ही रहेगा ये। हाँ सुनो, तुमने क्या किया इस कॉन्फ़िगरेशन में, केवल लास्ट वाला चेंज किया है ना, बाकी को तो डिस्टर्ब नहीं ना किया है, इस आधार पे बोला जा रहा है। तुमने यदि बाकी को भी चेंज कर देंगे तो बात अलग हो जाएगी, तब एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। तब तो पोलारिमीटर डिसाइड करेगा। सीधा प्लस माइनस इतना समझ लो, प्लस माइनस मिरर इमेज ही है, एक दूसरे का मिरर इमेज, एक प्लस दूसरा माइनस। और जहाँ तुम बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए तब तो वो पोलारिमीटर डिसाइड है, वो हमारे बस में नहीं है। हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं बस। और रिलेटिव बता चुके हैं, एब्सोल्यूट बताने जा रहे हैं। आखिर डी प्लस माइनस का भी तो एक अल्टरनेटिव मेरे पास है, क्या, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन RS। तो हेडिंग दो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन RS। हाँ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन RS। ये डेक्स्ट्रोलीवो का एक अल्टरनेटिव है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन RS। हाँ मेरे सामने कोई कायरल कार्बन लिखा रहेगा, उसमें कई कायरल सेंटर हैं और सारे सेंटर का पूछ देगा RS कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो RS कैसे निकालना है, इसका कंसेप्ट है CIP रूल, जिसको हमने एक बार सुनाया था क्लास में, लिखवाया नहीं था लेकिन आज हम लिखवा भी देंगे। रूल वही है। तो ऐसा करते हैं, पहले रूल हम समझा देते हैं, समझाने के बाद फिर उसको लिखवाएंगे, तो लिखने में समझ में भी हम क्या लिख रहे हैं कॉपी में। तो इसलिए पहले समझ लें कि CIP रूल क्या है और कैसे हम निकालते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो सामने बात समझने की है, बाद में लिखना। समझो ये कार्बन कायरल है, इस पर लगे ग्रुप डिफरेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो CIP का पहला रूल ये कहता है, ध्यान दो सुनो, लिखना नहीं, केवल सामने सब लिखवा देंगे, जितना हम बोल रहे हैं सब लिखवा देंगे, केवल समझने पर ध्यान दो। हाँ इस कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो एटम है, इनमें एटॉमिक नंबर के अनुसार इनको अरेंज करना है, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अनुसार इनको अरेंज करना है प्रायोरिटी बेसिस पर। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। हाँ उस एटम को जो कि कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो डायरेक्टली अटैच क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर, तो इसको 1 फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो। हाँ आयोडीन के बाद नंबर ब्रोमीन का आएगा, फिर नंबर किसका आएगा, क्लोरीन का आएगा, फिर नंबर किसका आएगा, फ्लोरीन का आएगा। ठीक है, कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम को प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना है डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अनुसार। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसको सेकंड प्रायोरिटी। ये है पहला CIP रूल। समझ में आया सबको? अच्छा, CIP रूल नंबरिंग करने के बाद, प्रायोरिटी ऑर्डर देने के बाद करना क्या है कि जो लास्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, 4th नंबर, ये जो लास्ट प्रायोरिटी है 4th नंबर, इसको ऑब्जर्वर अपने से दूर कर लेगा। आज इसको पहले हम 3D बताते हैं, 3 डायमेंशनल कैसे इसका RS निकाला जाता है, जैसा बुक में लिखा है, लेकिन तुमको पेपर में सॉल्व करना 2 डायमेंशनल, तो उसका दूसरा तरीका है। हम पहले बताएंगे बुक के हिसाब से कि बुक में कैसा इसका दिया आंसर, अब इसको सॉल्व पेपर पे कैसे करना है। तो जो कोई मालिक्यूल ये 3 डायमेंशनल है, ये कार्बन बताओ कायरल है, ये sp3 कार्बन है, तो इसे लगे चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट। हाँ ये अरेंजमेंट का टेट्राहाइड्रल है ना, टेट्राहाइड्रल,
तो ये है तो मालिक्यूल 3 डायमेंशनल, जबकि मेरा बोर्ड क्या है 2 डायमेंशनल। तो पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 3 डायमेंशनल। ये है मालिक्यूल टेट्राहेड्रल। हाँ 4 पेन 4 कलर की। हाँ ब्लैक तो हो गया। हाँ येलो तो हाँ देखो ये कार्बन है, इससे लगे 4 डिफरेंट ग्रुप, 4 कलर की पेन 4 डिफरेंट ग्रुप। दिख रहा है सबको? हाँ अब करना है, मान लो कि इसमें एक फ्लोरीन है, मान लो एक फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है, इसको आयोडीन मान लो, आयोडीन आयोडीन हो गया। ठीक है, फ्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है येलो और क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन होता है रेड ब्राउन और आयोडीन होता है वायलेट। ठीक है, ये कलर है फ्लोरीन का येलो, ये रियल कलर है, ये है ऐसे नहीं बोल रहे हैं। फ्लोरीन का कलर होता है येलो, क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड ब्राउन, आयोडीन होता है वायलेट। तो इसको आयोडीन मान लो, डार्क हो गया ना, ये हो गया ब्रोमीन, हो गया ब्रोमीन। ठीक है, और ये हो गया फ्लोरीन येलो। ठीक है, ये हो गया क्लोरीन। क्लियर हुआ? नंबरिंग करते हैं। हाँ इसको हम फर्स्ट, आयोडीन हमको फर्स्ट नंबर देंगे क्योंकि आयोडीन सबसे ज़्यादा, आयोडीन का फर्स्ट। हाँ ब्रोमीन क्या है, ये रेड ब्राउन सेकेंड नंबर, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और क्लोरीन हो गया थर्ड और फ्लोरीन हो गया 4। कर लिया? करने के बाद फोर्थ प्रायोरिटी को ऑब्जर्वर अपने से दूर कर ले। मान लो हम ऑब्जर्वर हैं तो हम क्या करें, इसको अपने से दूर कर लेंगे, मतलब इसका ओरिएंटेशन ये हो गया। मतलब ऑब्जर्वर तुम लोग हो, ये हो गया, तुमसे दूर हो गया ये। हाँ इसके बाद अब रिमेनिंग ग्रुप का अरेंजमेंट क्या है, जब तुम मान लो ऑब्जर्वर तुम लोग हो, इसमें डिसाइड तुमको करना है ये आर है कि एस। तो ये फोर्थ नंबर फ्लोरीन ऑब्जर्वर अपने से क्या कर लिया, दूर। दूर करने के बाद रिमेनिंग ग्रुप बताओ तुम्हारे फ्रंट पर आ गए, ये तीनों ग्रुप तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, देखो आ रहे कि नहीं। हाँ अब इनका अरेंजमेंट क्या है, हाँ बताओ ये क्या है, आयोडीन था 1, ब्रोमीन रेड ब्राउन 2 और ये 3। हाँ 1 2 3 क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ये आर है, वास्तव में ये आर है, समझ में आया? और यदि एंटी क्लॉकवाइज आ जाता तो एस, क्लॉकवाइज आए तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आए तो एस। हाँ लेकिन फोर्थ नंबर ऑब्जर्वर अपने से दूर कर ले। बोलो क्लियर? अच्छा याद करो, जब हम फिशर पोजीशन बना रहे थे क्लास में तो हमने क्या कहा था कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बोर्ड पर रख के, पेपर पर रख के प्रेस कर दो। और इसको हम प्रेस करेंगे बोर्ड पर रख के तो देखो ये ग्रुप जो तुम्हारी तरफ ऑब्जर्व दिख रहा है ना, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाएगा और ये ग्रुप जो है ये वर्टिकल लाइन पर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? तो ये जो ग्रुप जो हम जिसको बैक किए थे, पता ये बैक लाइन पर है, ये बैक लाइन पर है। तो याद करो हमने कहा था हॉरिजॉन्टल लाइन इज द फ्रंट लाइन, वर्टिकल लाइन इज द, तो ये ग्रुप जो है वर्टिकल लाइन पर जाएगा जो कि बैक साइड पर है, और ये ग्रुप जाएगा जो ऑब्जर्वर की तरफ है, ये कहाँ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, फ्रंट लाइन पर आएगा। बोलो ये है 3D स्ट्रक्चर। अब 2 डायमेंशनल कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसी क्वेश्चन को 2 डायमेंशनल। देखो ध्यान से, क्वेश्चन पेपर पे आया, हमने नंबरिंग कर दी, पेपर पे ही नंबरिंग कर दो और बगल में फिक्स ऐसा स्ट्रक्चर बना लो। हाँ ये है फ्रंट लाइन और ये है बैक लाइन। इस लाइन पर कोई भी ग्रुप होगा समझना टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, इस लाइन पर कोई भी ग्रुप आए समझना अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। ये बात सबको सुना चुके हैं, ध्यान सुनो। नंबरिंग किया, हाँ नंबरिंग करने के बाद हमने क्या पाया, ये फोर्थ नंबर बताओ किस लाइन पर आया, बैक लाइन पर आया, बैक लाइन पर आया। और हमने अभी क्या बोला, CIP बोलता है कि फोर्थ नंबर ऑब्जर्वर अपने से दूर कर ले, मतलब बैक कर ले। इसका मतलब इस फोर्थ नंबर को बैक पे लाना है, और वास्तव में ये फोर्थ नंबर बैक पर है भी, वो बैक लाइन पर है भी। तो जब बैक पर है ही तो जो आंसर पेपर पे आ रहा है बता दो, वही आंसर है। क्या आ रहा है पेपर पे आंसर, हाँ बताओ 1 2 3 क्या आ रहा है, बोलो एस। तो ये एस हो जाएगा, जो आंसर पेपर पे आ रहा है वही बता दो। अब मान लो ये फोर्थ नंबर इस लाइन पर आ गया, फ्रंट लाइन पर आ गया मान लो, तो CIP क्या बोलता है, फोर्थ को ऑब्जर्वर अपने से दूर कर ले, तुमको अवे फ्रॉम बैक साइड पर करना है, जबकि है किस पर आ रहा है, फ्रंट लाइन पर। तो क्या करो, जो आंसर पेपर पे आए आंसर ही उलट दो, मतलब कंपाउंड ना उल्टो, आंसर ही उलट दो। नहीं समझ में आया? समझ में आया? हाँ इस केस में बताओ फोर्थ नंबर बैक लाइन पर है ना,
तो जो आंसर आएगा वही रिपोर्ट करेंगे। आंसर क्या आ रहा है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो वास्तव में क्या हो गया ये एस। नहीं समझ में आया? तो बस पेपर पे ही नंबरिंग कर डालो। करने के बाद देखो फोर्थ नंबर किस लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन की वर्टिकल लाइन। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो आंसर को उलट दो, और बैक लाइन पर है, वर्टिकल लाइन पर है, तो जो आंसर आ रहा है एज सच रिपोर्ट कर दो, बात खत्म। नहीं समझ में आया? ये CIP का पहला रूल। अच्छा, दूसरा रूल क्या देखो सामने, सेकंड रूल। मान लो इस कायरल कार्बन से जो ग्रुप लगे हैं उसमें एक लगा हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम और चौथा है क्लोरीन। ठीक है, तो इस कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम को ऑब्जर्व करना है, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, और जिसका एटॉमिक नंबर कम उसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है। हाँ, इसमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे है तो इसको 1 दे दो। अब सेकंड नंबर किसको दें? हाइड्रोजन को देंगे। अच्छा, हाइड्रोजन ये भी सब आइसोटोप है, और आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। तो CIP बोलता है जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो मास नंबर देखो, जिसका मास नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। तो ज़्यादा किसका है? ट्राइटियम का। इसका महत्व इन दोनों से ज़्यादा। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब मतलब फोर्थ नंबर किस लाइन पर आ गया? फ्रंट लाइन पर आ गया, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। जबकि CIP कहता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो कंपाउंड को ना उल्टो, आंसर ही उल्टा कर दो। हाँ, क्या आ रहा है? 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, तुम रिपोर्ट करोगे एस। ये एस कॉन्फ़िगरेशन का है। ये CIP का दूसरा रूल। आगे बढ़े? हाँ, तीसरा रूल क्या बोलता है देखो सामने, थर्ड रूल। हाँ, मान लो इस कायरल कार्बन से ग्रुप लगे हैं CH2 CH3, और यहाँ लगा है CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ लगा है CH2 Cl, यहाँ CH2 Br। हाँ, इस कायरल कार्बन से ग्रुप लगे चारों डिफरेंट। दिस कार्बन इज कायरल। हमको RS निकालना है इसका, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नहीं अभी सुन लो, पहले सुन लो, बाद में लगाना। हाँ, इस कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, डायरेक्टली अटैच पहला एटम सबका सेम है। तो CIP बोलता है उससे सेकंड नंबर एटम को ऑब्जर्व करो। जब पहला एटम सेम हो जाए तो उससे डायरेक्टली अटैच सेकंड एटम जो है उसको ऑब्जर्व करो, उनमें किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा हो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसका कम हो सेकंड प्रायोरिटी। अच्छा, आगे बढ़ो, पहला एटम तो सेम है, आगे बढ़ो। सेकंड नंबर पे क्या है? ब्रोमीन। अच्छा, सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन भी है। इस कार्बन के बाद सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन भी है और ब्रोमीन भी है, लेकिन ध्यान तुमको उस पर देना है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब ब्रोमीन। तो सेकंड नंबर पर ब्रोमीन। यहाँ देखो, पहला कार्बन, दूसरा क्या है? क्लोरीन, और सेकंड नंबर पे कार्बन, सेकंड नंबर पे कार्बन। तो बताओ, सेकंड नंबर पे क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और कार्बन भी है, इनमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, फिर क्लोरीन को सेकंड। अच्छा, यहाँ भी कार्बन सेम है। आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, थर्ड नंबर पे देखा जाए फिर कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन का ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कम है। जबकि यहाँ देखो थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से, तो इसका महत्व ज़्यादा होगा, इसका महत्व कम होगा। तो 1 2 3 4। हाँ, फोर्थ नंबर किस लाइन पर आया? फ्रंट लाइन पर, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होना चाहिए, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो कंपाउंड को ना उल्टो, आंसर ही उल्टा कर दो। हाँ, आंसर क्या बोलता है? 1 2 3 क्लॉकवाइज R, रिपोर्ट करोगे S। ये S है। ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या बोलता है वो भी देखो। मान लो इस कायरल कार्बन से ग्रुप लगा है CHCl2, और यहाँ लगा है CH2I। ध्यान से देखो, इस कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, पहला एटम सबका सेम है। आगे बढ़ो, आगे सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे ब्रोमीन, सेकंड नंबर पे क्लोरीन, सेकंड नंबर पे आयोडीन, और सेकंड नंबर पे 2 क्लोरीन। हाँ, इन सेकंड नंबर में डायरेक्ट जो एटम अटैच है उसमें एटॉमिक नंबर किसका सबसे ज़्यादा? तो ये हो जाएगा फर्स्ट।
एटॉमिक नंबर को महत्व पहले दोगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इसको। आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर अब किसको दें? हाँ, अब सेकंड नंबर देंगे ब्रोमीन को। अच्छा, थर्ड नंबर, यहाँ भी सेकंड नंबर क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। तो CIP बोलता है जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट सेम हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया? सेम, तो उसको महत्व दोगे जहाँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यहाँ 1 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, नंबर ऑफ क्लोरीन ज़्यादा है, तो इसका महत्व इससे ज़्यादा होगा। 1 2 3 4। हाँ, 4 एक बार फिर फ्रंट लाइन पर आ गया, मतलब आंसर उल्टा रिपोर्ट करना है। हाँ, आंसर क्या बोलता है? 1 2 3 R, आंसर होगा S। बोलो, बात समझ में आई? हाँ, अगला रूल देखो, CIP का नेक्स्ट पॉइंट। मान लो इस कायरल कार्बन से ग्रुप लगा है CH2OH, यहाँ लगा है CHO, और यहाँ लगा COOH, और यहाँ लगा है क्लोरीन। नहीं, अभी हम क्या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकालने जा रहे हैं क्या, जिसको हम सीधा करेंगे? अभी हमको तो RS निकालना है। अब RS चाहे सीधा हो चाहे टेढ़ा हो, कैसा भी हो, जिस तरह से देगा हम उसी में RS निकाल लेंगे। हाँ, हमको जब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, कैपिटल D कैपिटल L, तो उसको सीधा खड़ा करके ही निकालेंगे। अच्छा, एग्जामिनर में ऐसा भी हो सकता है, मालिक्यूल को लेटा करके दे देगा, उल्टा करके भी दे देगा, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? तो मान लो मालिक्यूल उल्टा तुम 180 घुमा के सीधा कर लोगे, मालिक्यूल फोल्ड करके दे दिया है, तो उसको कैसे निकालेंगे? उसका RS से निकाल के दिखाएंगे हम। उसका भी तरीका है कैसे निकालना है, वो हम आगे बताएंगे, पहले RS के बाद बताएंगे हम। हाँ, देखो सामने। हाँ, इस कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन 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 क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, ठीक है? अच्छा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन, आगे बढ़ो, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है? सेकंड नंबर पे एटम क्या है? सेम आ रहा है। हाँ, लेकिन फ़र्क है, यहाँ सेकंड नंबर पे जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा है। यहाँ CHO का स्ट्रक्चर देखो, ये है ना, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ देखो, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ सेकंड नंबर पे जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड के साथ है, यहाँ सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड के साथ है। फ़र्क है कि नहीं? तो CIP बोलता है यदि रास्ते में पाई बॉन्ड आ जाए तो उसको ब्रेक करके डुप्लीकेट कर लो। पहले पाई बॉन्ड ब्रेक एंड डुप्लीकेट, ब्रेक एंड डुप्लीकेट। हाँ, कैसे डुप्लीकेट करें? हाँ, जहाँ भी पाई बॉन्ड हो उसको पहले ब्रेक करो, और डुप्लीकेट मतलब डबल, तो वहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड दिखा दो, 2 सिग्मा, डबल हो गया डुप्लीकेट। अच्छा, बॉन्ड तो डबल हो गया, एटम भी तो डबल होगा, है ना? बॉन्ड है तो एटम भी तो होगा। हाँ, अब यहाँ इस कार्बन से पाई के थ्रू क्या जुड़ा था? तो ऑक्सीजन जोड़ दो। अच्छा, इस ऑक्सीजन से पाई के थ्रू क्या जुड़ा था? कार्बन, तो यहाँ कार्बन जोड़ दो। इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड ब्रेक एंड डुप्लीकेट, मतलब बॉन्ड भी डबल, एटम भी डबल। क्लियर हुआ? अच्छा, वही काम यहाँ भी करो, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, डुप्लीकेट। इस कार्बन से, हाँ, इस कार्बन से पाई के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा था, ऑक्सीजन जोड़ दो। इस ऑक्सीजन से पाई के थ्रू कार्बन जुड़ा था, कार्बन जोड़ो, पाई बॉन्ड ब्रेक एंड डुप्लीकेट। हाँ, अब देखा जाए, इस कार्बन से कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? 2। इस कार्बन के साथ 1, हाँ, इस कार्बन के साथ 1 2 3 ऑक्सीजन। नंबर ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है 3, यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ कितना? 1। और जहाँ नंबर ऑक्सीजन ज़्यादा हो, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो, उसका महत्व, यानी कि 1 तो ये दे चुके हैं, अब ये आएगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 4th फ्रंट लाइन पर है, मतलब आंसर उल्टा रखना है। क्या आंसर आ रहा है? 1 2 3 क्लॉकवाइज, और रिपोर्ट करेंगे S। अब तुम लोग सोचो बार बार आंसर ऐसे ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये इत्तेफाक है कि बार बार S आ जा रहा है, R भी आएगा। ये मत समझ कि बार बार S आ रहा तो क्या जरूरत है, ऐसे भी टिक मार देंगे, ये मत करना।
हाँ, ये बात समझ में आई। हाँ देखो सामने, मान लो इस कायरल कार्बन से ग्रुप लगे हैं, यहाँ C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ लगा टर्सीब्यूटाइल, और यहाँ लगा आइसोप्रोपाइल। देखो ध्यान से, हाँ इस कायरल कार्बन से एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं ना। हाँ हमको RS निकालना है, RS। तो इसको, ये भी कार्बन, पहला आइटम कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ के डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड को पहले ब्रेक कर लो, डुप्लीकेट करके फिर आगे बढ़ो। हाँ पाई बॉन्ड ब्रेक किया, डुप्लीकेट। हाँ इस कार्बन से पाई के थ्रू कार्बन जुड़ा था, कार्बन जोड़ा। इस कार्बन से पाई के थ्रू कार्बन जुड़ा था, कार्बन जोड़ा। हाँ इधर देखो, यहाँ भी पाई बॉन्ड ब्रेक एंड डुप्लीकेट। हाँ इस कार्बन से पाई के थ्रू कार्बन, कार्बन जोड़ा। इस कार्बन से पाई के थ्रू कार्बन, कार्बन जोड़ दिया। अब एक पाई और बचा है, इसको भी तोड़ दो, डुप्लीकेट। क्या जोड़ लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर कार्बन, ठीक है ना। अब देखो इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन। हाँ सेकंड नंबर पे देखो 2 कार्बन। हाँ इस बार देखो, इसमें भी कार्बन से लगा कितने हैं? 3 कार्बन है। इधर सेकंड नंबर पे 2 कार्बन, यहाँ सेकंड नंबर पर, और यहाँ भी सेकंड नंबर पर 3 कार्बन, और यहाँ सेकंड नंबर पर। तो इधर 3 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 2, इधर 2। किधर कार्बन ज़्यादा है? इधर और इधर। आगे बढ़ो। हाँ सेकंड नंबर पे 3 कार्बन के बाद, जैसे एक कार्बन ये हो गया, 2, 3, उसके बाद नेक्स्ट देखो इस कार्बन के बाद फिर कार्बन है, जबकि इसमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन है। मतलब पहले के बाद 3 कार्बन के बाद फिर कार्बन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। हाँ कार्बन का अटाइन नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है ना, मतलब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसकी प्रायोरिटी कम। ये समझ में आया? पहला सेम, फिर दूसरे नंबर पे 3 कार्बन, दूसरे नंबर 3 कार्बन, फिर थर्ड नंबर पे फिर कार्बन, थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन। कार्बन का अटाइन नंबर हाइड्रोजन से, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसकी प्रायोरिटी कम। 1, 2। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? हाँ नीचे देखो। हाँ इस कार्बन के बाद भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन। फिर आगे बढ़ो, थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ 2 कार्बन के बाद फिर कार्बन है। थर्ड नंबर पे कार्बन, यहाँ थर्ड नंबर पे क्या है? हाइड्रोजन। फर्क है ना? तो थर्ड नंबर पे कार्बन का है और यहाँ हाइड्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसका महत्व ज़्यादा है। हाँ क्या था? 1, 2, 3, 4। हाँ फोर्थ नंबर किस लाइन पर है? बैक लाइन पर। मतलब आंसर उलटना क्या आता है? देखो कहाँ गया? 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज। फिर ऐसा आ गया। बोलो बात समझ आई ना? उसका जो आंसर आए उसका मतलब नहीं, नियम ये है, हम नियम जानते हैं, बस जो आंसर आए रिपोर्ट करना है। बोलो क्लियर? अच्छा मान लो देखो सामने, जैसे यहाँ पर सेकंड नंबर पे 3 कार्बन था, यहाँ भी सेकंड नंबर पर 3 कार्बन था, ठीक है। हम आगे बढ़े तो फोर्थ नंबर पर फिर हमको कार्बन दिख गया था। मान लो हम यहाँ पर भी H हटा करके हम एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो देखो यहाँ पहला कार्बन, यहाँ भी पहला कार्बन, सेकंड नंबर पे 3 कार्बन, सेकंड नंबर पे 3 कार्बन। फिर आगे बढ़ो, फिर कार्बन आ रहा है, यहाँ फिर कार्बन आ गया, लेकिन यहाँ थर्ड नंबर पे 2 कार्बन है और यहाँ थर्ड नंबर पर 1 कार्बन है। तो मान लो हमने एक मिथाइल ग्रुप और लगा दिया। अब तो यहाँ भी देखो थर्ड नंबर पे 2 कार्बन, यहाँ भी थर्ड नंबर पर 2 कार्बन। तो देखो ये तुमने डुप्लीकेट किया है और ये रियल था, वास्तव में था। तो CIP बोलता है रियल का महत्व हाइपोथेटिकल से ज़्यादा होगा, मतलब अब ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 नंबर बैक लाइन पर है, तो यानी कि हो जाएगा 1, 2, 3। क्या हो गया? आंसर हो जाएगा R हो जाएगा। आया ना? आंसर कुछ भी आए, तरीका समझ में आया कि नहीं? ये है CIP रूल।
इसको लिखवा दें, नोट करो। लिखो, ग्रुप्स एंड एटम बॉन्डेड टू, ग्रुप्स एंड एटम बॉन्डेड टू, ग्रुप्स एंड एटम बॉन्डेड टू कायरल कार्बन, ग्रुप्स एंड एटम bonded to chiral carbon are arranged in decreasing order of priority. Groups and atom bonded to chiral carbon atom are arranged in decreasing order of priority. In decreasing order of priority based on decreasing atomic number, based on decreasing atomic number of the atom bonded directly to chiral carbon. Atomic number of the atom bonded directly to the chiral carbon. Second rule, in case of isotope, the one with high mass number, in case of isotope, the one with high mass number, in case of isotope, the one with high mass number having high priority. In case of isotope, the one with high mass number. आइसोटोप में एटाइड नंबर सेम होता है ना. इन केस ऑफ आइसोटोप द वन विथ हाई मास नंबर है हाई प्रियोरिटी. रूल नंबर 3, यही रूल इजेड में काम किया था, बस उसमें फ़र्क क्या था कि कार्बन से जो 2 ग्रुप लगे थे उनको अरेंज किया गया था. बस वहाँ कार्बन से जो 2 डिफरेंट ग्रुप लगे थे उनको CIP के अनुसार अरेंज किया गया था. याद आ रहा है? और फिर जैसे मान लो ये फर्स्ट आया सेकंड आया, ये फर्स्ट आया सेकंड आया, फर्स्ट सेम आ गया तो बोलते जेड, फर्स्ट अपोजिट आया तो बोलते ई, है कि नहीं? वहाँ कार्बन से 2 ग्रुप के बीच किया जाता है, यहाँ कायरल कार्बन से 4 के ग्रुप के बीच करना है कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है ना? वहाँ EZ के लिए था और यहाँ RS के लिए है. हाँ, नेक्स्ट रूल, अगला रूल, when 2 or more group have identical first atom, when 2 or more group have identical first atom attached to chiral carbon, when 2 or more group have identical first atom attached to chiral carbon, then priority order determined by considering the atomic number of second atom, considering the atomic number of second atom. If second atom is also identical, then third atom along the chain are examined. If the second atom is also identical, then third atom along the chain are examined. If the second atom is also identical, then third atom along the chain are
एग्जामिन। मतलब पहला सेम तो दूसरा देखो, दूसरा सेम तो तीसरा देखो, तीसरा सेम तो चौथा देखो, कहीं तो डिफरेंस होगा। और कहीं भी डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब वो ग्रुप सेम है, तो कायरल ही नहीं। और जब कायरल ही नहीं तो आरएस की ज़रूरत नहीं, बात तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। डिफरेंस जरूर होगा, तभी तो कायरल है, तभी तो आरएस निकाल रहे हो। हाँ, नेक्स्ट रूल, इफ फर्स्ट एटम ऑफ द टू ग्रुप, if the first atom of the two group attached to chiral carbon, if the first atom of the two group attached to chiral carbon having same substituent, first atom of the two group attached to chiral carbon having same substituent of high atomic number, same substituent of high atomic number, same substituent of high atomic number, then one with more number of substituent, then one with more number of substituent, then one with more number of substituent have high priority, then one with more number of substituent have high priority। जिधर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो जाएंगे उसकी प्रियोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल सामने लिखा है, इसको लिखो। हाँ देखो, इसमें पहला कायरल कार्बन से लगा कार्बन, कार्बन 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 सेम है। आगे बढ़ो, सेकंड नंबर पर ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन का ज़्यादा टाइम नंबर, इसको 1 दे दो। अब 2 किसको दें, इधर 3 क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन, इधर 1 क्लोरीन है, नंबर ज़्यादा है क्लोरीन के, ये हो गया 2। बोलो बात समझ आया कि नहीं। हाँ, 4th नंबर फ्रंट लाइन पर है, आंसर उलट जाएगा, 1 2 3 क्लॉकवाइज, आर आना चाहिए, हम लिखेंगे एस। नोट कर लिया, ये एग्जाम्पल है, उसी जो सेंटेंस का ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से भी रिवाइज हो जाएगा ना कि हमने क्या लिखा है, ये इसका मतलब है। आगे, इफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एटम ए प्रेजेंट इन ए ग्रुप, if double bond or triple bond atom A present in a group, if double bond or triple bond atom A present in a group, double bond or triple bond atom A present in a group attached to asymmetric carbon, attached to asymmetric carbon, then it is considered equivalent to, it is considered equivalent to, it is considered equivalent to 2 single bond A and 3 single bond A respectively. It is considered equivalent to 2 single bond A, 3 single bond A रेस्पेक्टिवली। ये इक्वल होगा 2 सिंगल बॉन्ड ए के या 3 सिंगल बॉन्ड ए के रेस्पेक्टिवली। तो डबल बॉन्ड ए 2 सिंगल बॉन्ड ए के इक्वल हो गया और ट्रिपल बॉन्ड ए 3 सिंगल बॉन्ड ए के इक्वल हो गया। कैसे हो गया इक्वल, इसके लिए क्या बताया था, पाई बॉन्ड लिखा ऊपर, पाई बॉन्ड ब्रेक एंड डुप्लीकेट, इसका मतलब लिख लो बगल में। आखिर कैसे, ब्रैकेट में पाई बॉन्ड ब्रेक एंड डुप्लीकेट, पाई बॉन्ड ब्रेक एंड डुप्लीकेट। आगे लिखो,
लास्ट रूल है आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी, आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी अबाउट asymmetric carbon, after determining the order of priority about asymmetric carbon, the molecule visualized so that after determining the order of priority about asymmetric carbon, the molecule is visualized so that the lowest in priority, the molecule is visualized so that the lowest in priority, the lowest in priority, जो सबसे लास्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर, द लोएस्ट इन प्रियोरिटी पॉइंटेड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, द लोएस्ट इन प्रियोरिटी इज पॉइंटेड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जो लास्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप है, ऑब्जर्वर उसको अपने से दूर कर ले। द लोएस्ट इन प्रियोरिटी इज पॉइंटेड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। If remaining three groups are arranged clockwise arrangement, if the remaining three groups are arranged clockwise, अब जो बचे तीन ग्रुप जो बच गए उनकी बात है, जो remaining three groups are arranged clockwise, then configuration of the molecule reported to be capital R. If the remaining three groups are arranged clockwise, then configuration of the molecule reported to be capital R. And if we observe anti-clockwise arrangement of three remaining group, and if we observe anti-clockwise arrangement of three remaining group, if we observe anti-clockwise arrangement of three remaining group, it will call S configuration. If anti-clockwise arrangement of three remaining group, it will call S. अच्छा, RS निकालने के बाद ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे। जैसे मान लो हमने किसी का R निकाला तो उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो ऐसे ही रहेगा। ये जो जैसे D का मिरर इमेज क्या होता है L, तो R का मिरर इमेज क्या होगा S। अब पता है जो दो मिरर इमेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो R और S होगा उसका मिरर इमेज वो आपस में क्या होगा, बिल्कुल R and S are enantiomer pair, R and its mirror image S, R and its mirror image S, R capital R and its mirror image S are enantiomer pair, R and its mirror image S are enantiomer pair। ये आपस में क्या enantiomer है, करके देख लेना। जैसे किसी का तुमने R निकाल लिया, तुम उसके सामने मिरर की इमेज बनाना, तुम पाओगे वो ऐसा आएगा अपने आप। अच्छा, D और L का इक्विमोलर मिक्सचर मिलाते हैं 50-50% तो बनता है रस्मिक मिक्सचर। उसी तरह से 50% R और 50% S को मिला दोगे तो बन जाएगा रस्मिक मिक्सचर। मतलब जो बात डेक्स्ट्रोलीवो के लिए लागू होती है वो इसमें भी लागू होगी। बस फ़र्क है कि डेक्स्ट्रोलीवो एक्सपेरिमेंटल है और ये थ्योरेटिकल है। बात समझ में आई? देखो, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ R and S आर रस्मिक फॉर्म, equimolar mixture of R and S are racemic form. Equimolar mixture of R and S
रेसमिक फॉर्म. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ R and S are racemic form. हाँ, ये हो गया CIP रूल, कैसे RS निकालना है. अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा. मेरे सामने फीचर प्रोजेक्शन लिखा रहेगा, अब पूछेगा इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताओ. ऑप्शन देखो ऐसे लिखा रहेगा. ए का आंसर होगा 1R 2R, B 1S 2S, C 1R 2S, D 1S 2R. ऑप्शन ऐसे रहेगा. सॉल्व कैसे करेंगे देखो सामने. हाँ, पहले उसमें 1 2 डिसाइड करना होगा, फिर 1 कौन 2 कौन. ध्यान रखो, एसिड का महत्व तो ज़्यादा अल्कोहल से, तो एसिड सर हो गया और ये क्या होगा पैर, और सर का महत्व तो पैर से, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2. कभी कभी नंबरिंग करके भी देता है वो, ठीक है. जब नंबरिंग करे तो उसके अनुसार चलना, नहीं तो नंबरिंग ये हो गई. और जैसे IUPAC में नंबरिंग नहीं किए थे, बताओ एसिड का महत्व तो ज़्यादा अल्कोहल से ना, तो नंबरिंग इधर से ना करोगे, तो पहला कार्यल ये ना हुआ, दूसरा कार्यल ये हो गया 1 2. हाँ, अब देखो इस कायरल कार, बताओ ये फिशर प्रोजेक्शन है कि नहीं. हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, कार्बन गायब सेंट्रल, ये फिशर प्रोजेक्शन. हाँ, अब नंबरिंग करना है, प्रियोरिटी निकालना है RS. हाँ, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन, डायरेक्टली कार्बन, डायरेक्टली कार्बन, डायरेक्टली हाइड्रोजन. सामने देखो, जब समझाया करें लिखना बंद कर दिया करो. एक तो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बाकी खुद ही से करना अपने आप से ना. अभी हमने रूल लिखवाया, अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा देते हैं, फिर इसके फ़ायदे क्या है बता देते हैं, फिर क्वेश्चन देंगे हम. हाँ देखो, इस कायरल कार्बन का हमें RS निकालना है. तो इस कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन, डायरेक्टली अटैच कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन. हाँ, इनमें किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है. हाँ, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो. जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसका कम उसको सेकंड. अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन. आगे बढ़ो, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, यहाँ भी सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन. अच्छा, यहाँ सेकंड नंबर पे कितने ऑक्सीजन है, 1. यहाँ सेकंड नंबर पर 3 है, सेकंड नंबर पे 3 ऑक्सीजन है. यहाँ बाई बॉन्ड को ब्रेक करके जब डुप्लीकेट करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ C आ जाएगा. तो देखो सेकंड नंबर पे 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ सेकंड नंबर पर 1 ऑक्सीजन. तो नंबर ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है ना, तो इसका महत्व तो इससे ज़्यादा है. तो 1 के बाद ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4. हाँ, हमको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन, फ्रंट लाइन, वर्टिकल लाइन, बैक लाइन. इसको रट लो, पहले इसको रट लो. हॉरिजॉन्टल लाइन, फ्रंट लाइन, वर्टिकल लाइन, बैक लाइन. अब बताओ 4th नंबर किस लाइन पे चला गया, मतलब जो आंसर आएगा उल्टा करना है. हाँ, आंसर आ क्या रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है R, तो लिखोगे तुम S. 1 का S. अच्छा, 1 का S कहाँ का, यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब B और D में कोई आंसर होगा. आगे बढ़ो, इसका निकाला जाए. हाँ, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन. हाँ, इसमें ऑक्सीजन का अटाई नंबर कार्बन से भी ज़्यादा है, तो ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी. अच्छा, आगे बढ़ो, सेकंड नंबर पे यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन. आगे बढ़ो, फिर इस कार्बन के बाद फिर ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, लेकिन इस कार्बन और ऑक्सीजन के साथ फिर कार्बन भी है, मतलब सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी. जबकि यहाँ सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है. और कार्बन का अटाई नंबर हाइड्रोजन से, तो निश्चित इसका महत्व ज़्यादा है, इसका महत्व कम है. तो इसको 1 दे चुके हैं, अब इसको नंबर देंगे 2. ठीक है, ये आ जाएगा 3, और हाइड्रोजन का सबसे कम होता है 4. हाँ, 4th नंबर किस लाइन पर है, फ्रंट लाइन पर. आंसर उल्टा करना है. आंसर आ क्या रहा है, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज S. 4th नंबर फ्रंट पर हो जाएगा R, तो 1S 2R, 1S 2R, ये आंसर आया. ये है तरीका क्वेश्चन लगाने का. हो सकता है एग्जामिनर फिशर में न दे के फ्लाइंग वेज दे दे, अलग अलग प्रोजेक्शन भी दे सकता है, लेकिन हम वो बाद में सिखाएंगे. अभी केवल फिशर सीख लो, क्योंकि फिशर में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. पहले सेकेंड कार्बन का. हाँ, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन, डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन, डायरेक्टली अटैच कार्बन, कार्बन. हाँ, इन चारों में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, बात खत्म.
अब सेकंड नंबर किसको दें? इसको दे नहीं सकते, हाइड्रोजन का कम है, कार्बन का ज़्यादा है। अच्छा यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, सेम है ना। आगे बढ़ो, सेकंड नंबर पे एक ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे एक ऑक्सीजन यहाँ भी है, लेकिन सेकंड नंबर पे कार्बन भी है, यहाँ सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ कार्बन के पास सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जबकि यहाँ सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन और कार्बन। हाँ, कार्बन का अटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से बोलो ज़्यादा, तो इसका महत्व ज़्यादा हुआ। तो 1 के बाद ये हो गया 2, नीचे हो गया 3 और ये हो गया 4। फोर्थ नंबर फ्रंट लाइन पर आंसर उल्टा करना है। हाँ, उल्टा करने के बाद क्या, देखो 4 छोड़ दो, उसको 4 छोड़ दो, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज एस एस, तो उल्टा कर दो आर, यानी कि 2R, 1S 2R। बोलो बात समझ में आया? तो देखो RS निकालने में स्टूडेंट गलती नहीं करता, गलती करता है प्रियोरिटी ऑर्डर में। ये जो नंबरिंग कर रहे हैं ना, इसी में लोग गलती करते हैं। तो हम वही गलती पर ही वार करेंगे। क्या करते हैं, तुम्हारे सामने ग्रुप लिख देते 10 तो, उन 10 को तुम CIP के अनुसार अरेंज कर दो। नहीं समझ में आया? जैसे 4 को अरेंज करना, हम 10 एग्जाम्पल लिख देते हैं बोर्ड पर, इन 10 को CIP के अनुसार अरेंज करना है। ऐसा है ना? बेल बज गई ना? तो इसको कल देंगे हम नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है?